बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइटन के चैप्टर नंबर 42 के पार्ट नंबर 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो सारे मैकेनिज्म जिसके ज़रिए से हम अपने ब्लड के जो रेस्पिरेशन है उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं, और वो बेसिकली क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम रेगुलेट कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो है वो ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड की ऑक्सीजन, ब्लड की प्रोटॉन कंसनट्रेशन है, और ये जो है ये इफेक्ट करती हैं वेरियस कीमो रिसेप्टर्स पे। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर। एक हमारे पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं जो कि ब्रेन के अंदर लोकेटेड होते हैं, और एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं वो हम अगले पेज पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कौन से देखने हैं जी, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। तो इंपॉर्टेंट बातें इसकी क्या हैं कि ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स लोकेटेड है मेडुला के अंदर, और ये लोकेटेड है कहाँ पे, वेंट्रली लोकेटेड है, बायलेटरली लोकेटेड है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक जो इसको डायरेक्ट स्टिमुलस जो चाहिए है ना, वो क्या है, प्रोटोन की कंसनट्रेशन। प्रोटोन आगे किस पे इफेक्ट करेगा, ये जो हमारे पास है वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पे, और ये वेंट्रल ग्रुप ऑफ सॉरी जो कीमो सेंसर्स पे, और ये कीमो सेंसर्स इसको फर्दर एक्टिवेट कर देंगे। जो हमारे पास डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ये उनको एक्टिवेट कर देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि बेसिक इसका जो मतलब मेन चीज़ है वो इसको प्रोटॉन चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस पर इनडायरेक्ट इफेक्ट एक्सर्ट करेगी। वो कैसे करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगी, बाइकार्बाइन बन जाए, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बाइन और प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन जो है ये हमारे डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, अब इसमें इंपॉर्टेंट एक और बात वो क्या है, वो ये है कि जो हमारे ब्लड की पीएच है ना, अगर वो कम हो जाएगी, यानी कि प्रोटॉन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को कंट्रोल क्रॉस नहीं कर सकते। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तो इस पर कम इफेक्ट होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लिपिड सोलबल है, वो जल्दी से क्या करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, ब्रेन के अंदर आके वो क्या करेगी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, बाइकार्बाइन बनाएगी, प्रोटॉन बनाएगी, और ये प्रोटॉन क्या करेगा, जाके कीमोसेंसिटिव एरिया को एक्टिवेट कर देगा। तो इन्होंने यहाँ पे यही बताया। सबसे पहले उसने बताया लोकेशन। लोकेशन क्या है, बीनीथ द वेंट्रल सरफेस ऑफ द मेडुला। दूसरे नंबर पर उसने बताया एक्साइटेशन। एक्साइटेशन हम लोगों ने देख ली कि ये प्रोटॉन्स के जरिए से हो रही है। फिर तीसरे नंबर पर वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करती है। तो वो कैसे करती है हम लोगों ने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बाइन और प्रोटॉन जो कि एक्टिवेट कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा वही बात उसने की है कि जो प्रोटॉन है ब्लड के अंदर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके मोर पोटेंट इफेक्ट्स हैं। अब आगे हमारे पास आ जाएगा जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें वो क्या कहता है, इसमें कहता है जी जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो पोटेंट इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो एक्यूट हैं, वो लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट नहीं करते। जो लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स हैं वो बहुत वीक हैं, वीक क्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, लेकिन पोटेंट इसके एक्यूट इफेक्ट्स हैं। अब ये क्या बात है, ये बात ये है कि जब इनिशियली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन चेंज होगी ना, तो उससे जो हमारा ये कीमोसेंसिटिव एरिया था इसको डिटेक्ट करेगा, और ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बहुत फास्टली रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारी 2 से 3 दिन गुजर जाएंगे ना, तो उसके बाद ये इफेक्ट लूज हो जाएगा। वो कैसे होगा? तो वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि वो रीनल रीएडजस्टमेंट से होगा। तो किडनीज हमारी क्या करेंगी, अब देखो हमारे पास ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई है, प्रोटॉन ज़्यादा हुआ है, तो हमें क्या हुआ है, एसिडोसिस। तो किडनीज क्या करेंगी कि वो क्या करेंगी, प्रोटॉन को एक्सक्रीट कर देंगी और बाइकार्ब को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, अब वही जो बाइकार्ब हमारे पास एब्जॉर्ब हुआ था वो दोबारा प्रोटॉन के साथ कंबाइन करेगा, और क्या कर देगा कि प्रोटॉन की कंसनट्रेशन को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि रीनल रीएडजस्टमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर जो इसका इफेक्ट है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से हमने कहा कि पोटेंट एक्यूट इफेक्ट्स ज़रूर हैं, लेकिन क्रॉनिक इफेक्ट्स इसके बहुत वीक हैं। अब इस ग्राफ के अंदर उन्होंने हमें यही बात दिखाई है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उससे हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन कितनी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। और इस पैराग्राफ में भी उन्होंने क्वांटिटिव एनालिसिस करते हुए ये बताया है कि जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है ना 35 से 75 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का, ये वो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का जिसमें एल्वियोलर वेंटिलेशन का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि मतलब नॉर्मल रेंज है ना हमारी, ज़्यादातर मतलब 35 से 75 के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा चेंज आ रहा है, मतलब इतने में हो रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूट इफेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, पोटेंट इफेक्ट इसका बहुत वीक है। अब ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है यहाँ पे वो कहते हैं जी सेंट्रल कीमोरिसेप्टर से उसका बहुत वीक इफेक्ट है। लेकिन हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर्स हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट करती है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी पे, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, वो ये है कि जो हमारे पास जो मेजर रेगुलेटर है ना नॉर्मल एल्वियोलर वेंटिलेशन की, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। अब ये क्यों हुआ? हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी कंसनट्रेशन चेंज हुई और फ़ौरन हमारे पास एल्वियोलर वेंटिलेशन का रेट कितना ज़्यादा चेंज हो गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम लोगों को पता है, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये हमारे पास जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, तो जब तक हमारे पास एक सर्टन कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं फॉल करती, यानी 60 मिलीमीटर से जब ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन फॉल करती है आर्टीरियल ब्लड के अंदर, तब जाके हीमोग्लोबिन जो है उसकी सेचुरेशन इफेक्ट होती है, तब जाके वो ऑक्सीजन को वो ब्लड के अंदर कम रखना शुरू करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास हाइपोक्सिया के इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी चेंज करती है और वो रैपिडली चेंज करती है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो रैपिडली चेंज नहीं करेगी। वो उसकी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन पहले डिक्रीज होगी, फिर जाके वो जो है इफेक्ट करेगी। इसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेजर कंट्रोल होगा रेस्पिरेशन का। अब आगे हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो ये देखो, ये हमारी एओर्टिक बॉडीज़ हैं और ये हमारे पास हैं कैरोटिड बॉडीज़। जहाँ पे कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट हो रही होती है, वहाँ पे कैरोटिड बॉडीज़ लोकेटेड हैं। आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर एओर्टिक बॉडीज़ लोकेटेड हैं, ठीक है। तो ये दो बॉडीज़ हैं और इनके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है, ये कीमो रिसेप्टर्स हैं। ये बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। और ये देखो, अब एओर्टिक बॉडी के साथ कौन सी नर्व जा रही है? वेगस नर्व, ठीक है। और ये जो कैरोटिड बॉडीज है इनके साथ जा रही है हीरिंग्स नर्व, जो बेसिकली जाएगी ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व के साथ। और ये दोनों हम लोगों को पता है जाती हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटरीज के अंदर, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द डोर्सल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स। तो जो है वो हमारी डायरेक्टली कंट्रोल कर देंगे रेस्पिरेशन को। तो हम लोगों ने देखा भाई, सबसे पहली बात है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, ये किसको डिटेक्ट करेंगे? मेनली ये कंसर्न है विद डिटेक्टिंग द चेंजेस इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, और उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटॉन कंसनट्रेशन के भी इफेक्ट होता है इन पे। कहाँ पे लोकेटेड है? हम लोगों ने कहा कैरोटिड बॉडीज़ के अंदर है, एओर्टिक बॉडीज़ के अंदर है। कैरोटिड बॉडी कहाँ पे होती है? हम लोगों को पता है जी, कैरोटिड बॉडीज़ जो हैं वो बाइफरकेशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पास लोकेटेड हैं। इन पे कौन सी नर्व के ज़रिए से ये मैसेज भेजेंगे ब्रेन तक? ये भेजेंगे जी ग्लोसोफरेंजियल नर्व के ज़रिए से, ठीक है। और फिर हम लोगों ने कहा एओर्टिक बॉडीज़ हैं, और एओर्टिक बॉडीज़ जो हैं वेगस नर्व के ज़रिए से मैसेज भेजेंगी। अब हम लोगों ने कहा कि जो अब ये कैसे मैसेज भेज रहे हैं, बेसिकली बात ये है कि ये जो कैरोटिड बॉडीज और रियोटिक बॉडीज हैं, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन जो इनको ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा दी जाएगी, इनकी नीड से 20% ज़्यादा दी जाएगी। तो इसका मतलब है ये जितनी भी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेना, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन यहाँ से फॉल नहीं होने वाली। तो जो इनके अंदर ऑक्सीजन की रीडिंग आएगी ना, वो वही रीडिंग होगी जो हमारी एक्चुअली आर्टीरियल ब्लड की होगी। अब ये कहता है जी, वही बात उसने की कि ब्लड फ्लो एक्सट्रीम है और वर्चुअली जीरो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगी। कीमो रिसेप्टर्स आर एक्सपोज्ड एट ऑल द टाइम्स टू द आर्टीरियल ब्लड। अब ये हमारे पास क्या ग्राफ है? ये हमारे पास ग्राफ कर रहा है शो बेसिकली वो इम्पल्सिस को जो कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स भेज रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारा आर्टीरियल प्रेशर 100 से फॉल करना शुरू हुआ, तो ये जो इम्पल्स की स्पीड थी जो कैरोटिड बॉडीज़ 1 सेकंड के अंदर भेज रही है, वो कितनी ज़्यादा रैपिडली असेंड हुई है। जबकि अगर हम आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को देखें, वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका इतना कोई खास इफेक्ट नहीं है, बहुत कम इम्पल्सिस, मतलब बहुत हल्की हल्की इम्पल्सिस स्लो हुई हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कितना रैपिड एक चेंज आया है। तो इसका मतलब है कि जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है जब 100 से फॉल करना शुरू होता है, तो कैरोटिड बॉडीज जो है वहाँ पे इम्पल्सिस का रेट इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द कीमो रिसेप्टर्स इम्पल्सिस rate is particularly sensitive to changes in the arterial passage oxygen in the range of 60 और to 30। वो क्यों है वो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है। जब 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का फॉल करेगा, तब आपके पास जो है वो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के मुताबिक जो है ना वो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगी। तो बेसिकली ऑक्सीजन के ये रिसेप्टर्स उनको सेंस करेंगे और फिर वो इम्पल्सिस का जो रेट है उसको फास्ट कर देंगे। अब वो कैसे फास्ट करते हैं इम्पल्स का रेट, तो उसमें ये मैकेनिज्म है, ये हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम में उसने हमें क्या दिखाया, ये एक कैरोटिड बॉडी का सेल है या एयोटिक बॉडी का, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमस सेल्स। अब ये ग्लोमस सेल्स क्या करते हैं, यहाँ से आर्टरी जा रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स हैं। अब ये ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स क्या करते हैं कि जब ऑक्सीजन होती है तो ये ओपन होते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो क्लोज हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या होंगे, ये जो सेल्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे। जब चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, क्लोज होंगे तो पोटाशियम अंदर ज़्यादा हो जाएगी, अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज, और सॉरी मेम्ब्रेन जो है वो हाइपोपोलराइज होना शुरू हो जाएगी, और जब एक सर्टन पोटेंशियल तक पहुंचेगी तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। जब कैल्शियम की कंसनट्रेशन ग्लोमस सेल्स के अंदर ज़्यादा होगी तो हम लोगों को पता है ये एक्सोसाइटोसिस को प्रमोट करेगी, तो वेरियस जो स्क्रीटरी अंदर वेसिकल्स पड़े हुए थे उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा।
अब ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं इनके अंदर आपके पास कुछ भी हो सकता है, एसिटाइल कोलिन हो सकती है, एटीपी हो सकता है, इसके अलावा हम देखेंगे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर आगे जाए किस पे इफेक्ट करेंगे, एफरेंट फाइबर्स पे, नर्व के। वो कौन सी नर्व हो सकती है, कैरोटिड बॉडीज हैं अगर ये, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी होगी, ग्लोसोफरेंजियल नर्व। अगर ये एओर्टिक बॉडीज हैं तो यहाँ पे हमारे पास वेगस नर्व होगी, और इनके ज़रिए से मैसेज जाएगा न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस के अंदर। अब न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस को जब ये मैसेज भेजेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि अब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, और हम लोगों को क्या करना है कि रेस्पिरेशन के रेट को बहुत ज़्यादा फास्ट करना है, जिसकी वजह से वो क्या कर देगा कि रेस्पिरेटरी ड्राइव को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक पेरिफेरल कंट्रोल है। बेसिक मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन स्टिमुलेट्स द कीमोरिसेप्टर्स। अब वो यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है ना, अगर वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो भी स्टिमुलेट करती है जो कीमोरिसेप्टर्स हैं पेरिफेरल, लेकिन जो इफेक्ट है ये बहुत वीक है एज कम्पेयर दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। यानी कि देखो आपके पास जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं ना, वो मेनली कंसर्न है हमारी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के साथ, उनसे सेंसिटिव है। और जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं किनसे, जो हमारी ऑक्सीजन की जो है वो कंसंट्रेशन वगैरह हैं। अब वो कहता है कि अगर हम लोग एक ऐसी कंडीशन करें कि जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर सेम रखें नॉर्मल, और हम लोग आर्टिफिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को चेंज करें, तो हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर सेम है। अब हम लोगों ने देखा जी, जो आर्टिफिशियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन था ना, जब वो 60 से ज़्यादा फॉल होगा ना, तो हमारे पास वेंटिलेशन का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये 100 से ज़्यादा हुआ तो ऐसा कोई वेंटिलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम 100 से जितना मर्जी ऊपर आर्टीरियल ऑक्सीजन करते जाएं, उससे क्या होगा, वेंटिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो 60 से फॉल होगा तो हमारे पास एक रैपिड इंक्रीज आएगा एल्वियोलर वेंटिलेशन के अंदर। यहाँ पे उन्होंने यही बात डिस्कस की है। अब आगे हमारे पास आ जाएगा जी ए क्लाइमेटाइजेशन टू दी लो ऑक्सीजन। बेसिकली ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है हमारे पास जो एविएशन फिजियोलॉजी है ना, नेक्स्ट जो पार्ट है उनके अंदर ये आती है, ठीक है। तो ए क्लाइमेटाइजेशन है, लो ऑक्सीजन के अंदर जो लोग जाते हैं क्लाइमेट्स हाई माउंटेन क्लाइंबर्स या जो ऊपर आल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो क्या होगा कि बेसिकली वो लो ऑक्सीजन के अडेप्ट हो जाते हैं, वो लो ऑक्सीजन को अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं, उनमें उनके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, ठीक है। वो मुख्तलिफ चेंजेस क्या होंगी, वो यही है कि जो उनकी डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उनके जो ब्लड के अंदर आरबीसी हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और उनके जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर सर्टन चेंजेस आ जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि वेंटिलेटरी ड्राइव भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन जो वेंटिलेटरी ड्राइव है वो इंक्रीज़ तो हो रही है। हम क्यों कहते हैं कि भाई 1 से 2 दिन रुको फिर जाना, एक हाइट पे रुकना थोड़ी देर, फिर अगली हाइट पे जाना, फिर थोड़ी थोड़ा ऐसे ऐसे असेंड करना, वो क्या वजह है, वो यही वजह है कि अगर हम एकदम फुल हाइट पे चले जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है, बेसिकली हमारी वेंटिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हाइपोक्सिया होगा, और हमारी वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा लूज़ होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ होना शुरू हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास वेंटिलेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो हमारा जो एल्वियोलर वेंटिलेशन का रेट है वो जिस तरह हम चाहते थे उस तरह इंक्रीज़ नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं उस तरह इंक्रीज़ हो तो 2 से 4 दिन ठहर के जाना है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इवेंचुअली जो ब्रेन स्टेम होती है ना, उस पर इफेक्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है जो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्रोनिक जो इसके इफेक्ट्स हैं वो वीक हैं, एक्यूट पोटेंट इफेक्ट्स हैं। अब आगे आता है जी कॉम्पोजिट इफेक्ट्स। तो बेसिकली ये ग्राफ जो है ना वो इसने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब ये ग्राफ क्या चीज़ है, ये ग्राफ में उसने हम लोगों को बताया है जी, बेसिकली 2 कर्व्स हैं, ये जो ग्रीन है ये पीएच है 7.3, और ये जो है पीएच है 7.4। तो इसमें उसने हमें कहा, इसने हमें कहा कि ये देखो पीएच 7.3 का क्या मतलब है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है। ये 7.3 वाली पीएच के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है, 7.4 वाली पीएच के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है ना इसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के अभी कम ही थे, लेकिन वेंटिलेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहले ही ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी कम। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम थी तो एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एक सर्टन लेवल तक इंक्रीज़ करेगा, और उसके बाद हमारी जो वेंटिलेशन है ना वो उस लेवल पे पहुंचेगी जो यहाँ पे थी। सिंपल सा एक इफेक्ट है, और ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर हम पीएच को फर्दर इंक्रीज़ कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो रेड अगली कर्व होगी वो रेड से भी आगे चली जाएगी, और अगर हम पीएच को डिक्रीज़ कर देंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, तो ये जो ग्राफ ये फर्दर मूव कर जाएगा लेफ़्ट साइड पे।
यानी कि अब हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ब्लड के अंदर फर्दर ज़्यादा है, तो जो थोड़ा एल्वियोलर पार्टिसिपेशन कार्बन डाइऑक्साइड का होगा उस पर ही हमारी जो वेंटिलेशन की रेट है वो इसकी निस्बत ज़्यादा हो जाएगी।